सुबह सुबह का ये सुकून और समंदर के लहरों की आवाज़। आज का दिन शुरू हो रहा है बागा बीच से और ऑनेस्टली ये वाइब कुछ और ही है। बीच का एंट्रेंस अभी थोड़ा खाली है, हल्की ठंडी हवा चल रही है और मैं सीधा लहरों की तरफ बढ़ रही हूँ। ये सुबह के मोमेंट्स, पानी में खेलना, भीगना और बस अपने आप के साथ रहना गोवा की सबसे बेस्ट फीलिंग देती है। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ लहरों की आवाज़ सुनो और फील करो ये शांति। तो मैं हूँ अभी बागा बीच पे। ये नॉर्थ गोवा का एक ऐसा बीच है जो पार्टी और पीस दोनों के लिए फेमस है। कैलिंगट के थोड़ा नॉर्थ में लोकेटेड बागा बीच अपने नाइट लाइफ, एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स और बीच साइड शैक्स के लिए मशहूर है। लेकिन इस जगह का हिस्ट्री भी है। पहले ये एक अपना छोटा सा फिशिंग विलेज था जहाँ कैथलिक फिशर फैमिलीज रहा करती थी और इसका नाम था सिपारा क्रीक, एक छोटी सी रिवर जो अरेबियन सी से मिलती है। पोर्तुगीज़ रूल के टाइम ये ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन 1917 के हिप्पी कल्चर के बाद इस जगह ने ग्रेजुअली एक टूरिस्ट हब का रूप ले लिया। लहरों के साथ सुबह की शुरुआत करने के बाद अब वक्त था थोड़ा गोवा एक्सप्लोर करने का। मैं निकल चुकी हूँ अपनी बाइक लेके और अपना इंस्टा 360 लेके गोवा एक्सप्लोर करने के लिए। गोवा के रोड्स का एक अलग ही जाम है, दोनों तरफ पाम ट्रीज, ठंडी हवा और एक फ्री स्पिरिट वाइब। मेरा डेस्टिनेशन है गोवा का एक आइकॉनिक हेरिटेज स्पॉट ओल्ड गोवा चर्च। लेकिन गोवा का ये सफ़र भी उतना ही खास लग रहा था जितनी मंजिल, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पे एक कहानी छुपी है। गोवा जहाँ एक तरफ है बीचेस, पार्टीज और लाइट, तो दूसरी तरफ छुपी हुई है ऐसी कुछ कहानियाँ जो सिर्फ एडवेंचरस लोग ही सुनना पसंद करते हैं। तो एक ऐसी कहानी सुनते हैं थ्री किंग्स चर्च की। छोटी सी एक हिल पे बसा हुआ, लेकिन उसके आसपास का माहौल बहुत ही शांत है। कुछ अलग ही फील होता है वहाँ पे। कहते हैं यहाँ कभी 3 पोर्तुगीज राजाओं का राज हुआ करता था, लेकिन ताकत की लालच सब कुछ बर्बाद कर गया। एक राजा ने बाकी दोनों को जहर देके मार दिया और कुछ दिनों के बाद लोगों ने उसको भी मार दिया। तब से ये जगह सिर्फ एक चर्च नहीं रही, ये बन गई है एक वार्निंग, एक कहानी जो रात के अंधेरे में जिंदा हो जाती है। आज भी लोग कहते हैं शाम ढलते ही वहाँ कुछ महसूस होता है, जैसे कोई देख रहा हो। क्या सच में कोई है वहाँ, या सिर्फ गोवा की हवाओं में घुली हुई एक कहानी है ये? ओल्ड गोवा के पास एक ऐसी जगह है जिसका नाम है चैपल ऑफ आवर लेडी ऑफ द माउंट, जो एक छोटी सी हिल पर बनी है। कहते हैं जब पोर्तुगीज़ गोवा आए थे तो उन्होंने सबसे पहले चैपल इसी जगह पर बनाया था। आज भी अगर सनसेट के टाइम वहाँ से देखो तो पूरा ओल्ड गोवा एक गोल्डन रोशनी में डूब जाता है और लगता है जैसे पुरानी कहानियाँ फिर से जिंदा हो गई हो। और दोस्तों, आप ये बात अग्री करेंगे मुझसे कि जब हम स्कूल में थे, हिस्ट्री की क्लास रहती थी, तब समझ नहीं आता था कि क्या पता कौन कहाँ से आया, कौन से साल आया और कौन से फोर्ट जीत लिए। और हम लास्ट बेंच पर बैठ के ये सोचते थे कि ये सब हमें क्यों बता रहे, जो हो गया सो हो गया, उनकी यादों का क्या करेंगे। लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं तब समझ आ रहा है कि हिस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है, जिनमें हमारे कल्चर, स्ट्रगल और आइडेंटिटी छुपी है और हमें ये सब पता होना चाहिए। सो फाइनली आई हैव रीच्ड ओल्ड गोवा चर्च और ऑनेस्टली यहाँ आके एक सुकून भरा फील आ रहा है, जैसे शहर की भागदौड़ से दूर एक पीसफुल जोन में आ गई हूँ। रास्ते इतने मस्त थे कि मैंने चर्च रोड का पूरा एक चक्कर लगाया। वाइड टर्न्स, हेरिटेज फील और दोनों तरफ से ग्रीनरी, एकदम सिनेमैटिक। महाराष्ट्र से आप इंडिकेटर जाऊन द्या. आपका नाम क्या है? मेरा नाम शादन. साधन. शादन. साधन. शादन.
नहीं नहीं, मैं बंगाल से हूँ, वही बंगाल। यहाँ पर मार्केटिंग जॉब करता हूँ। लूंगा, पैसा होने पर ही तो लूंगा, पैसा ही तो दे देगा। ये मैंने देखा पहले तो लड़की है, कोई लड़का है, कोई पीछे से देखा तो आप चला रहे तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज प्राजक्ता निकम। कैसे हो आप सब लोग? सो मैं अभी गोवा में हूँ और मेरे पीछे जो है वो ओल्ड एज चर्च है, जो कि बहुत ही पुराना दिख रहा है देखने से ही, और ये 17th सेंचुरी में बना था और इसकी बहुत सारी स्टोरियाँ भी है जो गूगल पे मिल जाएगी। सो सुबह उठने के बाद मैंने डिसाइड करा था कि इसके आगे जो भी पॉइंट है मैं सब कवर करूँगी। तो जो मेरे लाइन में जो आता है ये पहला पॉइंट था, इसके बाद आगे भी जाऊँगी मैं, बट उसके पहले हम अंदर जाके देखेंगे कि ये कैसा है। तो चलिए मेरे साथ। सो गाइज, लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और बाहर से ये चर्च कितना पुराना दिख रहा है, कितना रॉ फील आ रहा है, एकदम हिस्टोरिक। तो चलो अभी अंदर जाके देखते हैं कि इस साइलेंस के पीछे का सच क्या है। इस चर्च का कंस्ट्रक्शन 1594 में स्टार्ट हुआ था और 1605 में कंप्लीट हुआ। इसका नाम बॉम जीसस का मतलब होता है गॉड जीसस इन पोर्तुगीज। आज भी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है और ये गोवा का पहला माइनर बेसिलिका भी है। यहाँ का सबसे स्पेशल पार्ट है सेंट फ्रांसिस जेवियर का बॉडी, जो अब तक प्रिजर्व है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ सिर्फ उनका दर्शन करने आते हैं और उन्हें अपोस्टल ऑफ इंडीज भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एशिया में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड की थी। लोग कहते हैं कि उनका बॉडी इतने सालों के बाद भी डीके नहीं हुआ है, एक मिरेकल माना जाता है ये। चर्च का आर्किटेक्चर एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है बरोक और पोर्तुगीज स्टाइल का। ये पूरा स्ट्रक्चर रेड लैटराइट स्टोन से बनाया है। ओल्ड गोवा यानी वेला गोवा एक टाइम पे पोर्तुगीज एम्पायर का कैपिटल था। उस पीरियड में यहाँ 60 से भी ज़्यादा चर्चेस थे। पोर्तुगीज ने ये चर्चेस सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं, बल्कि अपने पावर और कल्चर को शो करने के लिए भी बनवाए थे। ये जगह गोवा का एक ऐसा फेस है जो बीचेस और नाइट लाइफ से बिल्कुल अलग है। यहाँ सिर्फ शांति, हिस्ट्री और एक डीप स्पिरिचुअल फीलिंग है। जब पोर्तुगीज गोवा आए थे 1510 में, उन्होंने सिर्फ ट्रेड या पावर नहीं लाया, उन्होंने अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज और अपना फेथ भी यहाँ एस्टैब्लिश किया। ओल्ड गोवा तब तक बसलिंग कैपिटल बन गया था। हर संडे को चर्चेस फुल होते थे और उन बड़ी घंटों की आवाज से पूरा शहर गूंजता था। कहते हैं कि 17th और 18th सेंचुरी के बीच गोवा में सैनिटेशन और वाटर सिस्टम इतना पुअर हो गया था कि कंटामिनेटेड पानी से कॉलरा फैल गया। हजारों लोग मारे गए, शहर ऑलमोस्ट खाली हो गया। तो कहा जाता है कि से कैथेड्रल के बेल आखिरी बार बजाई थी और उसके बाद कभी नहीं। लोग मानते हैं कि वो आखिरी घंटी एक वार्निंग थी, गोवा के डिक्लाइन की शुरुआत थी। आज भी वो बेल चर्च के अंदर लटका हुआ है, एक साइलेंट विटनेस की तरह, जो 400 साल पुरानी एक ट्रेजेडी को याद करता है। मैं अभी चर्च से निकल गई हूँ और मेरा अगला स्पॉट है फोर्ट अगवाडा। चर्च की शांति और पुरानी कहानियों का असर अब तक मेरे अंदर है, लेकिन अब राइड शुरू हो गई है एक नए हिस्टोरिक स्पॉट की तरफ। रास्ते काफ़ी अच्छे हैं और हवा में एक फ्रेशनेस भी है। सराउंडिंग भी काफ़ी सीनिक लग रही है। तो देखते हैं अगवाडा फोर्ट अपने लिए कौन से स्टोरीज लेके खड़ा है, जहाँ समंदर, लाइट हाउस और पूरा पोर्तुगीज पास्ट एक जगह मिलता है। ओल्ड गोवा चर्च से फोर्ट अगवाडा लगभग 26 से 27 किलोमीटर है और राइड अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स की होती है। चर्च से निकलते ही आप रायबंदर कॉजवे के थ्रू ड्राइव करते हो, एक नैरो और सीनिक रोड जो मंडो देवी रिवर के साथ साथ चलता है। उसके बाद आप पणजी सिटी में एंटर करते हो।
कहते हैं जब ओल्ड गोवा में कॉलेरा फैल गया था तब पोर्तुगीज रूलर्स ने अपना पूरा बेस पंजिम शिफ्ट कर दिया था। तब ये सिर्फ एक छोटा सा फिशिंग विलेज था जिसका असली नाम था पोंजे। लेकिन धीरे धीरे पोर्तुगीज ने यहाँ चर्चेस, लैटिन क्वार्टर्स, विलास और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाना शुरू किया। फाउंटेन हाउस, जो आज पंजिम का सोल माना जाता है, वो तब एक पोर्तुगीज आर्टिस्ट या ऑफिशियल कॉलोनी थी। एक ज़माने में पंजिम का रिवर साइड पे सिर्फ बोटमैन और फिशरमैन दिखते थे। आज वही स्पॉट पे आपको मिलेगा मंडो देवी रिवर फ्रंट, कजिनोज, कैफेज और हेरिटेज बिल्डिंग साइड बाय साइड। तो अभी मैं जा रही हूँ अगोड़ा फोर्ट। तो रास्ते में जाते जाते मुझे ये व्यू दिखा, तो मैंने सोचा कि मैं एक दो फोटो क्लिक करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि ये व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। शायद वो बड़ा जहाज है, इतना बड़ा। एक दिन मेरे को जाना है उसमें भी। कितना, मेरे को ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं इंडिया में। तो दोस्तों मिलते हैं अगवाड़ा फोर्ट पे। अगवाड़ा फोर्ट पहुंचने के पहले हमें मिला डॉल्फिन पॉइंट। कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब पोर्तुगीज शिप्स गोवा के शोर पे लैंड करते थे तो सेलर पहले इस जगह पे रुकते थे, जिसे आज हम डॉल्फिन पॉइंट से जानते हैं। ये स्पॉट एक नेचुरल लुकआउट था। लोकल्स और फिशरमैन कहते थे कि जब समंदर एकदम शांत होता था तो डॉल्फिन सरफेस पे आके लहरों के साथ खेलते थे, जैसे किसी स्ट्रोम या वार्निंग का सिग्नल दे रहे हो। तो मैं अगवाड़ा फोर्ट के बहुत पास आ चुकी हूँ, बस कुछ ही मिनट का डिस्टेंस है, लेकिन सच बताओ तो गर्मी काफ़ी फील हो रही है। राइड करते वक्त इतना महसूस नहीं होता क्योंकि राइडिंग जैकेट के वजह से धूप डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगती है, और बाइक के स्पीड के साथ जो हवा लगती है ना, वो थोड़ा रिफ्रेश फील करवाती है। लेकिन जैसे ही बाइक से उतरते हो बॉडी को रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है और अपने को ये सहन नहीं होने वाला। और इतनी अच्छी राइड के बाद एक चाय तो बनती है, तो एक गर्मा गर्म चाय हो जाए, उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे अगवाड़ा फोर्ट। तो ये है अगवाड़ा फोर्ट, बाहर से ऐसे दिखता है। अभी जाएंगे हम टिकट काउंटर पे और टिकट लेंगे। यहाँ पे टिकट है 200 रुपए का। थकान तो बहुत हो गई है, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा है क्योंकि मैं पहली बार महाराष्ट्र के बाहर ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे ये देखना है कि गोवा के फोर्ट्स कैसे होते हैं। अब चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये फोर्ट अंदर से कैसे लगता है, क्या व्यू मिलता है और क्या कहानियां छुपी है इन पुरानी दीवारों के पीछे। तो दोस्तों, फोर्ट अगवाड़ा का कंस्ट्रक्शन हुआ था 1612 में, जब गोवा पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। उस टाइम पर डच और मराठा फोर्सेस बार बार समंदर के रास्ते गोवा पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। पोर्तुगीज रूलर ने डिसाइड किया कि उन्हें एक मजबूत कोस्टल फोर्ट बनाना पड़ेगा जो उनके शिप्स को प्रोटेक्ट करे, और तब जाके बना फोर्ट अगवाड़ा। तो अगवाड़ा फोर्ट का नाम आया स्पेनिश वर्ड अगवा से, जिसका मतलब होता है पानी, क्योंकि इस फोर्ट के अंदर एक बड़ा फ्रेश वाटर टैंक था जहां से शिप्स के सेलर अपना ड्रिंकिंग वाटर रिफिल करते थे। उस जमाने के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पॉट था। ये फोर्ट सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं था, बल्कि यहाँ पर एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस भी बनाया गया था, जहाँ से शिप्स को रात में रास्ता दिखाया जाता था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाद में यहाँ एक जेल भी बनाया गया, जहाँ फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था। फोर्ट अगवाड़ा कभी भी किसी बैटल में हारा नहीं, और आज भी ये गोवा के कोस्ट लाइन पर प्राइड के साथ खड़ा है, पुरानी कहानियां और समंदर के साइलेंस के साथ। जब मैं फोर्ट अगवाड़ा के अंदर एंटर हुई तो एक जगह पे मैंने हिंदू टेम्पल्स के कुछ पिक्चर्स देखे, और उस मोमेंट पे मेरा इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया। मुझे लगा कि पोर्तुगीज फोर्ट के अंदर इनका क्या कनेक्शन हो सकता है। बाद में पता चला कि गोवा में पोर्तुगीज रूल से पहले यहाँ हिंदू कल्चर और टेम्पल्स काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस में थे।
स्पेशली कडम्बा और आदिल शाही पीरियड्स के टाइम पे। जब पोर्तुगीज ने 1510 के बाद गोवा पे कब्जा किया तो उन्होंने कई हिंदू टेम्पल्स को या तो डिस्ट्रॉय किया या उनके एलिमेंट को रीयूज किया। ये जो टेम्पल फोटोज और रेफरेंस हमें फोर्ट के अंदर दिखते हैं वो एक तरह का हिस्टोरिकल एक्नॉलेजमेंट है कि गोवा की हिस्ट्री सिर्फ पोर्तुगीज से नहीं बल्कि डीप रूटेड हिंदू कल्चर से भी जुड़ी हुई है। ये दीवार और पत्थर सिर्फ एक टाइम के आर्किटेक्चर नहीं बल्कि उस कल्चर का साइलेंट विटनेस है जो कभी यहाँ जीवित था। (1600) के आसपास पोर्तुगीज एम्पायर को डच और मराठा नेवी से कांस्टेंट थ्रेट फील हो रहा था। गोवा उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट था और अगर ये हाथ से निकल जाता तो उनका पूरा इंडियन स्पाइस ट्रेड कोलैप्स हो सकता था। इसी वजह से उन्होंने 1609 के अराउंड फोर्ट अग्वाडा का कंस्ट्रक्शन सीक्रेटली और अर्जेंसी के साथ शुरू किया। इस फोर्ट को बनाने के लिए लोकल लेबरर और कुछ प्रिजनर्स और स्किल्ड मेसन को लगभग 3 साल तक काम पे लगाया गया। धूप, बारिश और समंदर के टफ कंडीशंस में भी उन्होंने सी फेसिंग वॉल को इतना थिक और एंगल्ड बनाया कि एनिमी कैनन फायर तक रेजिस्ट हो सके। ये फोर्ट काफी स्मार्टली डिजाइन किया गया था। समंदर की तरफ से कोई डायरेक्टली अटैक नहीं कर सके, इस हिसाब से इसका लेआउट प्लान किया गया। एक लोकल कहानी कहती है कि जब फोर्ट का फाउंडेशन बन रहा था एक स्टोन स्लैब बार बार क्रैक हो रहा था। कितनी बार भी फिट करो वो जमता ही नहीं था। मेसन ने फाइनली उस पत्थर पे एक होली सिंबल बनाया और तब जाके स्लैब फिक्स हुआ। लोग कहते हैं वो पत्थर आज भी फोर्ट में गेट के पास छुपा हुआ है। कुछ लोकल्स कहते हैं कि वो स्टोन नहीं एक दुआ थी जो पूरे फोर्ट को संभाल रही है। ये कहानी आज भी हवाओं में जिंदा है। कंस्ट्रक्शन के दौरान उन्होंने एक बड़ा फ्रेश वाटर टैंक भी बनवाया था जो 2 लाख गैलन पानी स्टोर करता था। एशिया का सबसे बड़ा हार्वेस्टिंग टैंक्स में से एक। ये दिखता है कि पोर्तुगीज ये सिर्फ डिफेंस प्लान नहीं, लॉन्ग टर्म कंट्रोल का इरादा था। यहाँ की हिस्ट्री तो मुझे बहुत पसंद आई और यहाँ के व्यूज भी बहुत सीनिक लग रहे हैं। समंदर के किनारे वाला फोर्ट मैंने लाइफ में पहली बार देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। अगर आपका प्लान है गोवा आने का तो ये प्लेस ज़रूर विज़िट करना क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ के पीछे समंदर है तो ये प्लेस उसकी वजह से और भी ब्यूटीफुल हो जाती है और एटमॉस्फेयर बहुत ही ठंडा है, गर्मी सा है, सो मिक्स है तो वो अच्छा है, थोड़ा अच्छा फील होता है। तो आपको कुछ अगर मतलब पिकनिक स्पॉट में कुछ चेंजेस चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। देखने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं बट सराउंडिंग अच्छा है इसका, सो आप आ सकते हो इधर। हाँ, अगर गोवा आते हो तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। अच्छी जगह है बहुत और टिकट भी ज़्यादा नहीं है, सो यू कैन विज़िट दिस प्लेस एनी टाइम। गर्मी बहुत ज़्यादा है पर क्या करें, मैनेज करना पड़ रहा है। पर आप जब भी आओगे तो प्रॉपर आप हाइड्रेशन का ख्याल रखना। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये एक समंदर किनारे बना पोर्तुगीज फोर्ट था, लेकिन इसका एक दूसरा चेहरा भी था। एक ऐसा चेहरा जहां आजादी के ख्वाब बंद कर दिए जाते थे। 1930s के आसपास जब पुर्तगाल में सालाज़र का डिक्टेटरशिप रूल चल रहा था तब पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने इस फोर्ट का एक हिस्सा जेल में कन्वर्ट कर दिया था। ऐसा स्ट्रॉन्ग और समंदर से घिरा फोर्ट परफेक्ट था उन लोगों के लिए जो पोर्तुगीज रूल के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। गोवन रिवोल्यूशनरीज, प्रो इंडियन थिंकर्स, राइटर्स, उन सबको यहाँ बंद किया जाता था। समंदर के इतने पास होने के बावजूद उनके लिए आजादी सिर्फ एक सपना बन के रह गई थी। 1961 में जब इंडियन आर्मी ने गोवा को लिबरेट किया तब ये जेल का यूज बंद होने लगा। उसके बाद यहाँ सिर्फ क्रिमिनल प्रिजनर्स को रखा जाता था, वो भी टेम्पररी बेसिस पे। आज ये जगह एक पॉपुलर हेरिटेज साइट है।
टूरिस्ट यहाँ आके सिर्फ कैनन और सी व्यू देखते हैं, लेकिन दीवारें आज भी वो आवाजें याद करती है जो कभी इनके अंदर गूंजती थी, आवाजें जिन्हें कभी पूरा हिंदुस्तान सुन नहीं पाया। और अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो एक बात याद रखना, पानी की बोतल, सनस्क्रीन और एक छोटी सी एनर्जी ड्रिंक जरूर साथ लेके आना, क्योंकि यहाँ की धूप सच में फुल पावर में होती है। और हाँ, बिना कुछ खाए मत निकलना, थोड़ा टमी फुल रहेगा तो ट्रिप और भी एंजॉय कर पाओगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चले डन।